दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस बदल रही है। कांग्रेस निर्णय लेना सीख रही है। कांग्रेस अपने फैसलों को अमल कराने की दिशा में बढ़ चुकी है। लेकिन यह समूचा शोर सिर्फ कांग्रेस का है। यह सारा हंगामा सिर्फ कांग्रेस का है। यह चेहरों का बदलना सिर्फ कांग्रेस के भीतर की समझ है। क्योंकि एक ऐसा राज्य जहां पर 500 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जो अपने परिजनों की मौत पर आंसू भी नहीं बहा पाए, क्योंकि उनके परिजनों की मौत आंदोलन करते वक्त हुई। ये किसान परिवार हैं। यह ऐसा राज्य है जहां पर 1000 से ज्यादा मंडियां घाटे में चल रही है, लेकिन कोई किसान किस सत्ता के सामने अपने आंसुओं को बहाए यह कोई नहीं जानता है। यह वह राज्य है जहां पर बेरोजगारी का आंकड़ा इस देश के आंकड़े से लगभग 4 गुना ज्यादा हो चला है। यह वो राज्य है जहां पर बिजली को लेकर लगातार स्थितियां बिगड़ रही है। यह वह राज्य है जहां पर युवाओं के सामने सबसे बड़ा संकट यही है, पैसे का जुगाड़ हो जाए तो कनाडा चले जाएं या फिर आने वाले वक्त में एमएसपी पर कम से कम फसल खरीदने की स्थिति में सरकार को लाकर खड़ा कर दें तो आंदोलन करें। यानी एक बार फिर संघर्ष करते हुए उन 500 परिवारों की कतार में कहीं अपना परिवार भी खड़ा तो ना कर दें जहां पर मौत मिलेगी। इन सारे सवालों के बीच कांग्रेस ने अपना चेहरा बदल दिया है। हालांकि दिल्ली के दरबार में बार बार हर राज्य से जहां जहां कांग्रेस की सत्ता है, हर किसी ने माथा टेका, बातचीत की, संवाद बनाने की कोशिश की। किसी को सफलता नहीं मिली। लेकिन ऐसी कौन सी बात है जहां पर सिद्धू को सफलता मिल गई पंजाब के भीतर और कैप्टन अमरिंदर सिंह को कुर्सी छोड़नी पड़ी? वो कौन से निर्णय थे जिस वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनों के बीच ही घिरते चले गए? वह कौन सी मानसिकता थी जो आपको अपने विधायकों से अलग करती है? वह कौन से पॉलिसी डिसीजंस थे जिसमें कांग्रेस के भीतर ही असंतोष था? पूरे पंजाब में घूम जाइए, कैप्टन अमरिंदर सिंह सत्ता छोड़ रहे हैं, नया चेहरा सत्ता संभालने को आ चुका है। और इन सब के बीच कांग्रेस को लेकर जो उहापोह, जो शोर, जो हंगामा, क्या वो वाकई लोगों के भीतर भी है? ये सारे सवाल हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई कोई मुख्यमंत्री अपने पद पर रह सकता है जब उसके अपने मंत्री ही उसके खिलाफ हो जाएं, उन निर्णयों के खिलाफ हो जाए जिन निर्णयों को कैबिनेट की बैठक में फैसले पर अमल कराने की दिशा में मुख्यमंत्री बढ़ रहा हो? ये सारे सवाल कांग्रेस की उस पारंपरिक राजनीति का हिस्सा रहे हैं जिसके आश्रय इससे पहले भी कैप्टन ने मुख्यमंत्री पद को संभाला और अपनी ठसक के साथ सत्ता चलाई। अकालियों ने भी इसी तर्ज पर अपनी सत्ता चलाई, यह हर किसी ने देखा है। लेकिन क्या वाकई विधायकों की सुनी जाती है या फिर एक ऐसी परिस्थिति पंजाब में बन चुकी है जहां पर 6 महीने बाद चुनाव होंगे तो कैप्टन को जीत नहीं मिलेगी? इस चेहरे को बदलना होगा। इस चेहरे के साथ समूची कैबिनेट को भी बदलना होगा। क्योंकि जिस वक्त हमने जिक्र किया कैप्टन इस्तीफा दे रहे थे, उस वक्त 65 विधायक अगर लामबंद थे तो उस कतार में मंत्रियों की फहरिस्त खुले तौर पर जो कह रहे थे कि इन्हें पद छोड़ना चाहिए, उसमें राजेंद्र बजवा का नाम था, उसमें सुखविंदर सिंह रंधावा का नाम था, उसमें सुखविंदर सिंह सरकारिया का नाम था, उसमें चरण सिंह चन्नी का नाम था, उसमें सुनील जाखड़ का नाम था, उसमें सुरंद श्याम अरोड़ा का नाम था, उसमें प्रगट सिंह का भी नाम था, उसमें सिद्धू का नाम भी था और एक फहरिस्त है लंबी। तो क्या वाकई दिल्ली अपने विधायकों की बातों को सुनती है? एक सवाल आपके जहन में आज पंजाब को लेकर आना चाहिए। दिल्ली तो सचिन पायलट भी पहुंचे थे, दिल्ली तो टीएस सिंह देव भी पहुंचे थे और दिल्ली में अपनी ताकत दिखाने के लिए भूपेश बघेल भी तमाम मंत्रियों के साथ 30 विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच गए थे और यह जताने के लिए कि हमारे साथ पूरी ताकत खड़ी है। तो क्या विधायकों की संख्या मायने रखती है? और विधायकों की संख्या अगर साथ ना हो तो मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ती है। इसीलिए सचिन पायलट हार गए, इसीलिए भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने रहेंगे और इसीलिए कैप्टन को अपना पद, अपना सीएम पद छोड़ना पड़ा। ये सारे सवाल हैं। लेकिन हमें लगता है कुछ पन्नों को आज पलटने की जरूरत है, कांग्रेस के भीतर की परिस्थितियों को लेकर भी और पंजाब की परिस्थितियों को लेकर भी। जो कैबिनेट डिसीजन हुआ था, उस कैबिनेट डिसीजन ने जो सबको हिलाकर रख दिया था, वो दरअसल कैबिनेट डिसीजन 2 लोगों को नौकरी देने को लेकर था। 2 एमएलए के बेटों को नौकरी दी गई थी, सरकारी नौकरी। और यह कहा गया था कि कैबिनेट ने डिसीजन लिया और कैबिनेट का डिसीजन इस आधार पे था कि जिन परिवारों में
जिनकी मौत जब वहां पर चरमपंथ था, जो कट्टरवाद और हिंसक परिस्थितियां हो रही थी, वो दौर 80s का था। 84 के बाद की जो परिस्थिति बनती चली गई थी, उनमें जिन परिवारों के बच्चों की मौत हुई है, उन परिवारों में नौकरी दी जाएगी उनके बच्चों को। यह एक आस और उम्मीद था। इसी के दायरे में 2 एमएलए आए और एमएलए ने अपने बच्चों को नौकरी दिला दी, यह कहकर कि उनके पिता की भी मौत उसी चरमपंथियों ने की थी जिस समय पंजाब झुलस रहा था। लेकिन जब हमने गिनती लगानी शुरू की तो उस दौर की जानकारी यह निकल कर आई, 1987 के वक्त चरमपंथ काल के दौरान 35,000 परिवारों को अपने बच्चों को खोना पड़ा था। तो क्या उन सारे परिवारों के बच्चों को नौकरी देने से पहले अपने एमएलए के बच्चों को नौकरी दी जा सकती है? यह सवाल अकालियों ने नहीं उठाया, यह सवाल आम आदमी पार्टी ने नहीं उठाया, यह सवाल कांग्रेस के भीतर उठा। कांग्रेस ने अपने ही भीतर से यह सवाल उठाया कि आने वाले वक्त में जब चुनाव मैदान में जाना है तो एक ईमानदार परिस्थिति कांग्रेस के साथ होनी चाहिए। और यहीं से सवाल उठता है कि आखिर सिद्धू सफल क्यों हो गए? सिद्धू सफल इसलिए हुए क्योंकि सिद्धू को यह बोला गया दिल्ली में भी, और शायद यह उनकी फितरत भी रही कि खुद को आप विद्रोही तौर पर दिखलाइए, यह जताने की कोशिश कीजिए कि जनता के नीतियों को लेकर, जनता के लिए बनाई गई नीतियों को लेकर हम कोई समझौता नहीं करेंगे, वो जनता के हक में होना चाहिए। इसीलिए सिद्धू को दिल्ली से हरी झंडी थी इस रूप में भी कि आप चाहें तो गांधी परिवार के खिलाफ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको जनता के हक में खड़ा होना होगा, क्योंकि कांग्रेस इसे समझ रही है और शायद यह देश भी समझ रहा है। इस देश में सियासत ने इस देश के नागरिकों का बंटाधार किया है, नागरिकों को कमजोर किया है, नागरिकों को गरीब बनाया है, उनको बेरोजगारी की परिस्थितियों में ढकेला है, उसको विकसित और विकासशील बनाने की स्थिति में कोई पॉलिसी किसी राज्य सरकार के पास नहीं है, केंद्र सरकार के पास भी नहीं है। तो ऐसे में वह लोग क्या वाकई कांग्रेस के भीतर से निकल सकते हैं? राहुल गांधी की यह कांग्रेस इसे टटोलना चाहती है, समझना चाहती है। इसीलिए सिद्धू ने जब कहा था अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, तब भी कुछ कांग्रेसी इस सकते में थे क्या वाकई ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सिद्धू कह रहे हैं? यकीनन कह रहे थे, लेकिन जो छवि सिद्धू की बनानी थी वह धीरे धीरे पंजाब में बन रही थी। तो क्या कांग्रेस में जो अनुभवी और पुरानी परिस्थितियां थी अब वो बदलाव के रास्ते में है? क्या वाकई कांग्रेस उस जमीन को देख रही है जिस जमीन पर खड़े होकर जनता कहे कि आप हमारे सेवक हैं, आप हमारे लिए पॉलिसी बनाइए? और इसी के मातहत सिद्धू ने एक बिगुल बजाया, जो बिगुल अपने तौर पर सचिन पायलट नहीं बजा सके, जिस बिगुल का जिक्र स्नेह सिंह देव ना कर सके। यह गद्दी चाहते थे क्या? यह सवाल है, हो सकता है कांग्रेस के भीतर के सवाल हैं, क्योंकि हमने शुरू में ही कहा इस देश की लोगों को कोई मतलब नहीं है, चाहे वह गुजरात में पूरी सत्ता बदल दी गई हो, बीजेपी की सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स बदल दिए गए हो, गुजरात की जनता को इससे कुछ लेना देना नहीं है। यह अपने आप में दरअसल एक नई सोच पैदा हो रही है, जिसमें जो सत्ता में है वो चाहता है कि वही विपक्ष में भी दिखाई दे। कांग्रेस भी अपने तौर पर अब चाहती है कि अगर उसकी सत्ता कहीं कमजोर हो रही है, वो चुनाव नहीं जीत पाएगी, तो खुद को ही विपक्ष की भूमिका में ले आइए और अपने ही विधायकों के जरिए अपने ही मुख्यमंत्री को लेकर सवालों की बौछार कर दीजिए। यह डेमोक्रेसी तो होनी चाहिए। और इस डेमोक्रेसी का एक चेहरा गुजरात में नए तरीके से नजर आया जब दिल्ली ने फैसला लिया पूरे गुजरात की कैबिनेट को बदल देंगे, सीएम को बदल देंगे। जैसे जनता को समझ ही नहीं आ रहा है कि जब 1 बरस के भीतर में चुनाव होने हैं तो इस सरकार ने अगर कुछ नहीं किया है तो इस सरकार को उखाड़ फेंकना ही होगा। यह किसी भी राज्य सरकार के हो सकता है, खिलाफ में जा सकती है चीजें, लेकिन क्या वाकई सत्ता में चेहरे बदलने से जनता मान जाएगी कि देखिए इन्होंने उस नेता को हटा दिया है जिस नेता ने जनता के हक में कुछ नहीं किया? क्योंकि पंजाब के भीतर समस्याओं का बवंडर है, लेकिन जब जिक्र जैसे ही होगा तो यह भी समझना होगा कि कैप्टन उस परिवार से आते हैं जो महाराजा का परिवार है, पटियाला के महाराजा का परिवार है। कैप्टन उस जगह से आते हैं जिनकी पढ़ाई दून स्कूल में हुई है, जहां से राजीव गांधी निकले थे। राजीव गांधी के साथ ही वो कांग्रेस में आए थे, 1980 में चुनाव जीते, लेकिन 1984 में जब ब्लू स्टार वहां ऑपरेशन चला, इंदिरा गांधी ने चलाया, तो कैप्टन ने कांग्रेस छोड़ दी, वो अकालियों के साथ चले गए। यह अलग मसला है कि फिर अकालियों में टूट हुई, उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई, फिर उसका विलय कांग्रेस में हो गया और 3 बार वह प्रदेश अध्यक्ष रहे, दूसरी बार मुख्यमंत्री थे।
इस बार 5 बरस पूरे नहीं कर पाए और 4.5 बरस के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन जब हम पन्नों के पलटने का जिक्र करते हैं तो इन पन्नों का मतलब सिर्फ इतना भर नहीं है कि दरअसल कांग्रेस अगर बदल रही है तो इस कांग्रेस की नई लकीर में G23 जो कांग्रेस खड़ी हुई, ध्यान दीजिए ये बुजुर्ग लोग थे, ये अनुभवी लोग थे। लेकिन कांग्रेस जो राहुल गांधी को चाहिए वह विद्रोही तेवर के साथ चाहिए। और जानकर आपको हैरत होगी कि इस दिल्ली के दरबार में जो गांधी परिवार का दरबार है, उसके भीतर की एक आवाज राहुल गांधी की बार बार रहती है कांग्रेसियों को लेकर। जो बहुत निकट हैं वो जानते होंगे, उनका कहना इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई कुछ क्यों नहीं बोलता है जो कांग्रेस के भीतर बड़े बड़े कांग्रेसी हैं। ये बोलने की ताकत सड़क पर आते ही क्यों खो देते हैं। तो क्या कांग्रेस में जब सत्ता संभालने का वक्त आता है तो इन अनुभवी चेहरों को सामने ले आया जाए और संघर्ष करने की परिस्थितियां रहे तो वह चेहरों को आगे ले जाया जाए जो संघर्ष करने की स्थिति में सब कुछ गंवा चुके हैं। कांग्रेस इस अंतर्द्वंद से जूझ रही है और आज सुबह जब कैप्टन अमरिंदर सिंह से सोनिया गांधी की बातचीत हुई, उस वक्त कैप्टन ने पारंपरिक अंदाज में इस बात का जिक्र किया, मैं पार्टी छोड़ दूंगा। पारंपरिक अंदाज में कहा, आपकी जो सीएलपी की बैठक, विधायकों की बैठक बुलाई गई है और जिस तरीके से आप हमारे एमएलएस को दिल्ली बुलाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, जिस तरीके से आप हमको लगातार बेइज्जत कर रहे हैं पब्लिकली, हम ऐसे में मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। लेकिन शायद सोनिया गांधी टेलीफोन पर जरूर थी, लेकिन उनके जहन में राहुल गांधी जरूर चल रहा था। और राहुल गांधी इन परिस्थितियों के साथ कांग्रेस को क्या वाकई बदलने की दिशा में जा रहे हैं? क्योंकि सिद्धू ने 2019 में सिर्फ 2 लाइन का पत्र लिखकर अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था और वो पत्र कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भेजा था। वो 6 या 10 जून की तारीख थी 2019 की। लेकिन याद कीजिए, उसके तुरंत बाद राहुल गांधी ने भी अध्यक्ष पद छोड़ दिया था, क्योंकि 2019 के चुनाव में बड़ी बुरी तरीके से हार मिली थी कांग्रेस को। और कांग्रेस की 2019 की हार इसलिए 2014 की तुलना में कहीं ज्यादा बुरी और घातक और त्रासदीदायक है, क्योंकि कांग्रेस को 2014 में जितने वोट मिले थे, वह वोट संख्या जो थी, जो इलेक्शन कमीशन का डाटा बतलाता है, उस वोट की संख्या 10 करोड़ 59 लाख थी और कांग्रेस के वोट सिर्फ 50 लाख बढ़ पाए थे। 2019 में 11 करोड़ 19 लाख तक पहुंचे थे। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के वोट 2014 में अगर 17 करोड़ 16 लाख थे तो ये लगभग 5.5 करोड़ बढ़ गए थे। यानी कांग्रेस के वोट सिर्फ 50 लाख और बीजेपी के वोट 5.5 करोड़ बढ़ गए थे। तो राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था। सही बात है, हार मिले तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन किसी दूसरे को कांग्रेस में कोई परंपरा नहीं है। इस्तीफा देने के बाद फिर से सोनिया गांधी ही अध्यक्ष हो गई, कोई दूसरा नाम निकलकर नहीं आया। कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार है, इसे हर कांग्रेसी को मानना चाहिए। उसके पास 3 ही ऑप्शन होते हैं, या तो गांधी परिवार को मान ले, या फिर कांग्रेस ही छोड़ दे, या फिर बीच बीच में अपने गुस्से का इजहार करते हुए, जैसे सचिन पायलट बतलाते हैं, जैसे टीएस सिंहदेव बतलाते हैं, जैसे सिद्धू बतला रहे थे, जैसे XYZ कोई भी बतलाएगा, इन सारी परिस्थितियों को समझते हुए। लेकिन यहां पर 2 सवाल सबसे बड़े हैं। क्या वाकई कांग्रेस अपने कुनबे को बिखरा कर संभाल पाने की स्थिति में आएगी, या नहीं संभाल पा रही है इसलिए कांग्रेस बिखरती चली जाएगी? क्योंकि एक डाटा हम आपको बताते हैं, 2016 के बाद कांग्रेस को छोड़ने वाले एमएलएस की संख्या इस देश में 170 है। 7 सांसदों ने भी कांग्रेस छोड़ी है। और इस फहरिस्त में हाल के दिनों में जो कांग्रेसी नाम आपके जहन में आएगा, उसमें जाहिर है आपके जहन में ज्योतिरादित्य सिंधिया आएगा। आप कहेंगे अच्छा, ये मध्य प्रदेश का हिस्सा जो आप जानकारी दे रहे हैं उन्होंने छोड़ा है। इसके बाद आपके जहन में बीजेपी में शामिल हुए जतिन प्रसाद भी आएंगे, नाम जिन्होंने उत्तर प्रदेश में छोड़ा। इसके अलावा सुष्मिता देव जो असम चली गई टीएमसी के लिए प्रभारी बनकर वहां पर, और वो राज्यसभा में भी आ गई। उससे पहले कोई एक नाम प्रियंका चतुर्वेदी का लीजिए जो शिवसेना चली गई। लेकिन इसके ठीक समानांतर 2-3 बातों को और समझिए। कांग्रेस कितनी बदल गई है, वो शिवसेना के साथ सत्ता चलाने को तैयार बैठी है। कांग्रेस कितनी बदल गई है, जिसमें वह अपनी सत्ता को ना कर्नाटक में संभाल पाई, ना मध्य प्रदेश में संभाल पाई। यह इंदिरा गांधी की कांग्रेस नहीं है। इंदिरा गांधी की कांग्रेस के वक्त कांग्रेस को इस तरह सामना न करना पड़ता कि सत्ता में और फिर विपक्ष में चले गए, क्योंकि खरीद फरोख्त हो गई।
यह परिस्थितियां क्या एक डेमोक्रेसी का हिस्सा है पार्टी के भीतर में, या फिर अनुशासन ना हो पाने की परिस्थिति है, या फिर उस विजन की स्थिति में कांग्रेस बार बार नहीं आ पा रही है जिसका इंतजार समूचा देश कर रहा है? क्योंकि इस देश में जनता से कोई सरकार इस देश की केंद्रीय सत्ता के नहीं है, यह हर कोई जानता है। जो पॉलिसी बन रही है, जो निर्णय लिए जा रहे हैं, वो जनता के अनुकूल नहीं, सिर्फ सत्ता के अनुकूल होते हैं। ऐसे में कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। तमाम दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों की तुलना में कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो उनसे मिनिमम 10 गुना ज्यादा है, और उससे लगभग दुगने की स्थिति में बीजेपी खड़ी है। यही अंतर है इस देश में राजनीतिक सियासत का। लेकिन अब यहां पर एक सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब कांग्रेस बदलने की परिस्थिति में आ रही है तो क्या वाकई प्रशांत किशोर की एंट्री इसीलिए हो रही है? क्या वाकई कन्हैया कुमार से इसीलिए बातचीत की जा रही है? क्या वाकई जिग्नेश मेवानी को टटोला जा रहा है? वो कांग्रेस में कैसे आएंगे? कैसे इन सब के बीच G23 के नेता थे वह धीरे धीरे बदलेंगे? वीरप्पा मोइली बदल गए, आने वाले वक्त में मनीष तिवारी भी पंजाब से आते हैं, वह भी बदलेंगे। यह कौन सी परिस्थिति है कांग्रेस को लेकर? यह सवाल इसलिए अबूझ पहेली अभी भी है क्योंकि कांग्रेस पंजाब में चेहरे को बदलती है, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में टकराव को रोक नहीं पाती है। वह अपने उन संघर्षशील कार्यकर्ताओं को, विधायकों को कोई तरजीह भी नहीं दे पाती है अगर कांग्रेस का मतलब सिर्फ गांधी परिवार है तो। और यही वो परिस्थिति है जो बार बार इस देश के भीतर में नागरिकों में संशय की स्थिति लेकर आती है कि जब वो कहते हैं कि हम बीजेपी को हराएंगे, हम नरेंद्र मोदी को हराएंगे, इसीलिए यह सवाल खड़ा हो जाता है। और नहीं भी खड़ा होता है तो इसे खुद बीजेपी का आईटी सेल खड़ा करने की स्थिति में ले आता है कि देखिए कोई अल्टरनेटिव तो है नहीं। तो क्या वाकई पारंपरिक राजनीति की जो नींव पड़ी हुई थी इस देश में 2014 से, बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने जब उसे बदल दिया तो अब कांग्रेस भी उसे अपनी पॉलिटिकल पार्टी के भीतर बदलने की स्थिति में आ गई है? क्योंकि पंजाब के भीतर के जो सवाल हैं वो सवाल सत्ता और राजनीति से इतर एक समानांतर अवस्था में खड़े हुए हैं। वो किसानों का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, वह बेरोजगारी का मुद्दा हो, बंद होती इंडस्ट्रीज का मुद्दा हो। ध्यान दीजिए, इन सारी परिस्थिति में बार बार 3 बातों का जिक्र अक्सर होता रहा। यह समझना होगा कि अरुण जेटली के लिए सिद्धू ने सीट छोड़ी थी। अरुण जेटली को कैप्टन ने चुनाव में हराया था, तकरीबन 1 लाख वोट से हराया था। 2014 के लोकसभा चुनाव का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं। उस वक्त सिद्धू बीजेपी में थे, कैप्टन यहां पर कैप्टन की भूमिका में थे 2014 में। और 2014 के बाद 2017 के चुनाव में जब 117 में से 77 सीटें कांग्रेस को मिलती है तो वो बड़ी जीत के तौर पर सामने उभरती है। और जो मैनिफेस्टो लेकर आती है उस पर जिक्र अब किया जा रहा है कि हमने मैनिफेस्टो का 90% से ज्यादा हिस्सा पूरा कर दिया। लेकिन पंजाब में जो स्थिति इस वक्त किसानों की है, वहां के मंडियों की है, वहां के बीच जो बिचौलिए काम करते हैं उनकी परिस्थिति है, जो बेरोजगारी की है, जो बंद होते उद्योगों की है, जो व्यापार की परिस्थितियां हैं, इनका जिक्र 2017 में नहीं था। मौजूदा वक्त में इन पॉलिसी निर्णयों को लेकर क्या वाकई इस 6 महीने में चीजें इंप्लीमेंट हो जाएंगी, या फिर चेहरा बदलकर यह बताने की कोशिश हो रही है कि अगर हमारी ही सत्ता काम जनता के लिए नहीं करेगी तो हम अपनी सत्ता को बदल देंगे और हम ही आपके साथ खड़े हैं? यह राजनीति का एक अनूठा मंत्र है जहां आप जनता के साथ खुद को खड़ा करने की दिशा में ले आते हैं, चाहे आप सत्ता में ही क्यों ना हो। और पंजाब इसी दिशा में धीरे धीरे बढ़ गया है। अब कुछ फैक्ट्स की बात इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि राजस्थान में सचिन पायलट का संघर्ष, टीएस सिंहदेव का कहना कि 2.5 साल का फार्मूला था, इन सारी परिस्थितियों में हमको लगता है एक क्षण के लिए आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों में से कांग्रेस ने 68 सीटें जीती। जब वो विपक्ष में थी, यानी इससे पहले जब रमन सिंह की सरकार थी, उस समय इनके पास 39 सीट्स थी। लेकिन ध्यान दीजिए, कांग्रेस के वोट बैंक में इजाफा सिर्फ 2.71% का हुआ और बीजेपी के वोट बैंक में जो घटा वो लगभग 8% घट गया। यानी दोनों के वोट की स्थिति भी अगर आप देखिएगा तो लगभग 47 लाख वोट हारने के बावजूद बीजेपी के पास है, 61 लाख वोट कांग्रेस के पास है। और ये 61 लाख वोट तब है जब कांग्रेस में टीएस सिंहदेव या ताम्रध्वज साहू, एक दुर्ग से आते हैं, एक सरगुजा से आते हैं, वह उस समय बघेल के खिलाफ नहीं थे।
अब सबकी अपनी अपनी राजनीति और आने वाले वक्त में 2023 में इन्हें भी चुनाव में जाना है। ये सारी परिस्थितियां क्या बतलाती हैं? ये परिस्थिति बतलाती है कि राजनीतिक दल अभी भी जनता के साथ नहीं जुड़ पा रही है। ये परिस्थितियां बतलाती है कि हर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इंतजार करती है कि दरअसल सत्ता वाली पार्टी को जब जनता खारिज कर देगी तो हमारी सत्ता वहां पर आ जाएगी। कांग्रेस इसी धारा से लगातार चलती आई, लेकिन पंजाब में जो परिवर्तन जिस तर्ज पर हुआ और जो खुली छूट सिद्धू को दी गई और सिद्धू के जो तेवर थे, क्या वो आने वाले वक्त में देश के अलग अलग राज्यों में प्रयोग होगा? गुजरात में हार्दिक पटेल जो खुले तौर पर बोलते रहे कि दिल्ली में सारे निर्णय होते हैं, हमारी बात कोई पूछता नहीं है, वो खुद को जनता के साथ जोड़ रहे हैं और वहां से जिग्नेश मेवानी को अब जोड़ने का जिक्र हो रहा है। जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है उसमें जिस तरीके से अब कन्हैया कुमार से भी संवाद बनाने की कोशिश हो रही है, यह बताने की स्थिति में है कि दरअसल अब हम युवाओं को साथ लेकर चलेंगे। सवाल सबसे बड़ा इन सब के बीच यही है कि कांग्रेस अभी भी क्या वाकई उस सोच के आगे निकल पाई है जहां वो ये मानकर चले कि वह एक पॉलिटिकल पार्टी है? क्योंकि कांग्रेस अपने आप को पार्टी मान नहीं पाती है। कांग्रेस मानती है वो विचार है, वो मानती है कि वह भारत में स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अभी तक उसका भारत की जनता के साथ जुड़ाव कुछ वैसा ही रहा है जो भारतीयता से जुड़ाव होता है। और संगठन का चेहरा चाहे कमजोर क्यों ना हो, लेकिन दिल्ली में गांधी परिवार की मजबूती और गांधी परिवार के साथ कांग्रेस का होना यह मैसेज देश के लिए काफी है। अगर यह काफी है तो 2014 और 2019 की हार कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं कुछ सवालों को खड़ा करती है। लेकिन फिर वही बात, पारंपरिक राजनीति ही इस देश के भीतर का एक ऐसा सच है जिसमें जब तक आप चीजों को बदलेंगे नहीं तब तक चीजें आपके अनुकूल होंगी नहीं। तो क्या यह मान लिया जाए कि पंजाब ने एक निर्णय लिया है या पंजाब को लेकर कांग्रेस ने एक निर्णय लिया है और यह निर्णय आने वाले वक्त में कांग्रेस को चुनावी जीत दिला देगा, या फिर यह घाटे का सौदा है? यह तो चुनाव में तय होगा। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बीच में एक फैसले और एक निर्णय से पार्टियां नहीं बदलती हैं। पार्टियों को बदलने के लिए बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं। अनुशासन की कतार को बड़ा मोटा करना पड़ता है। सांगठनिक ढांचे के भीतर जमीनी कार्यकर्ताओं को पद देना पड़ता है। अनुभव अपनी जगह है, लेकिन संघर्ष भी अपनी जगह है और इन दोनों परिस्थितियों को एक साथ ले जाने की सोच हमेशा नहीं चलती है। कभी कभी एक सोच को खुले तौर पर बढ़ाना पड़ता है और फिलहाल इस देश की जरूरत अनुभव से ज्यादा संघर्ष की है। संघर्ष कीजिएगा, जीत मिलेगी। सत्ता पलट डालिएगा। पंजाब से निकला हुआ यह मैसेज है, लेकिन पंजाब की जनता शांत है, कोई शोर नहीं है। वो देख रही है, चेहरा बदल रहा है। इसके अलावे उसके जहन में कोई सवाल नहीं है, क्योंकि पूरा पंजाब संघर्ष में खोया हुआ है। त्रासदी पहली बार विकट है। बीते 9 महीनों से जिस संघर्ष को वो कर रहा है, उस रास्ते में समर्थन दे देना ठीक है, लेकिन उसको समर्थन को लागू करा के जनता को राहत देना, यह काम क्या कांग्रेस कर पाएगी? यह सवाल है और इसी सवाल को सोचिए। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस बदल रही है, कांग्रेस निर्णय लेना सीख रही है, कांग्रेस अपने फैसलों को अमल कराने की दिशा में बढ़ चुकी है। लेकिन यह समूचा शोर सिर्फ कांग्रेस का है, यह सारा हंगामा सिर्फ कांग्रेस का है, यह चेहरों का बदलना सिर्फ कांग्रेस के भीतर की समझ है। क्योंकि एक ऐसा राज्य जहां पर 500 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जो अपने परिजनों की मौत पर आंसू भी नहीं बहा पाए, क्योंकि उनके परिजनों की मौत आंदोलन करते वक्त हुई। ये किसान परिवार हैं। यह ऐसा राज्य है जहां पर 1000 से ज्यादा मंडियां घाटे में चल रही है, लेकिन कोई किसान किस सत्ता के सामने अपने आंसुओं को बहाए यह कोई नहीं जानता है। यह वह राज्य है जहां पर बेरोजगारी का आंकड़ा इस देश के आंकड़े से लगभग 4 गुना ज्यादा हो चला है। यह वो राज्य है जहां पर बिजली को लेकर लगातार स्थितियां बिगड़ रही है। यह वह राज्य है जहां पर युवाओं के सामने सबसे बड़ा संकट यही है, पैसे का जुगाड़ हो जाए तो कनाडा चले जाएं, या फिर आने वाले वक्त में एमएसपी पर कम से कम फसल खरीदने की स्थिति में सरकार को लाकर खड़ा कर दें तो आंदोलन करें।
यानी एक बार फिर संघर्ष करते हुए उन 500 परिवारों की कतार में कहीं अपना परिवार भी खड़ा तो ना कर दे जहां पर मौत मिलेगी। इन सारे सवालों के बीच कांग्रेस ने अपना चेहरा बदल दिया है। हालांकि दिल्ली के दरबार में बार बार हर राज्य से जहां जहां कांग्रेस की सत्ता है, हर किसी ने माथा टेका, बातचीत की, संवाद बनाने की कोशिश की, किसी को सफलता नहीं मिली। लेकिन ऐसी कौन सी बात है जहां पर सिद्धू को सफलता मिल गई पंजाब के भीतर और कैप्टन अमरिंदर सिंह को कुर्सी छोड़नी पड़ी? वो कौन से निर्णय थे जिस वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनों के बीच ही घिरते चले गए? वह कौन सी मानसिकता थी जो आपको अपने विधायकों से अलग करती है? वह कौन से पॉलिसी डिसीजंस थे जिसमें कांग्रेस के भीतर ही असंतोष था? पूरे पंजाब में घूम जाइए, कैप्टन अमरिंदर सिंह सत्ता छोड़ रहे हैं, नया चेहरा सत्ता संभालने को आ चुका है। और इन सब के बीच कांग्रेस को लेकर जो उहापोह, जो शोर, जो हंगामा, क्या वो वाकई लोगों के भीतर भी है? ये सारे सवाल हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई कोई मुख्यमंत्री अपने पद पर रह सकता है जब उसके अपने मंत्री ही उसके खिलाफ हो जाएं, उन निर्णयों के खिलाफ हो जाएं जिन निर्णयों को कैबिनेट की बैठक में फैसले पर अमल कराने की दिशा में मुख्यमंत्री बढ़ रहा हो? ये सारे सवाल कांग्रेस की उस पारंपरिक राजनीति का हिस्सा रहे हैं जिसके आश्रय इससे पहले भी कैप्टन ने मुख्यमंत्री पद को संभाला और अपनी ठसक के साथ सत्ता चलाई। अकालियों ने भी इसी तर्ज पर अपनी सत्ता चलाई, यह हर किसी ने देखा है। लेकिन क्या वाकई विधायकों की सुनी जाती है या फिर एक ऐसी परिस्थिति पंजाब में बन चुकी है जहां पर 6 महीने बाद चुनाव होंगे तो कैप्टन को जीत नहीं मिलेगी? इस चेहरे को बदलना होगा। इस चेहरे के साथ समूची कैबिनेट को भी बदलना होगा, क्योंकि जिस वक्त हमने जिक्र किया कैप्टन इस्तीफा दे रहे थे, उस वक्त 65 विधायक अगर लामबंद थे तो उस कतार में मंत्रियों की फहरिस्त खुले तौर पर जो कह रहे थे कि इन्हें पद छोड़ना चाहिए, उसमें राजेंद्र बजवा का नाम था, उसमें सुखविंदर सिंह रंधावा का नाम था, उसमें सुखविंदर सिंह सरकारिया का नाम था, उसमें चरण सिंह चन्नी का नाम था, उसमें सुनील जाखड़ का नाम था, उसमें सुरंद श्याम अरोड़ा का नाम था, उसमें प्रगट सिंह का भी नाम था, उसमें सिद्धू का नाम भी था और एक फहरिस्त है लंबी। तो क्या वाकई दिल्ली अपने विधायकों की बातों को सुनती है? एक सवाल आपके जहन में आज पंजाब को लेकर आना चाहिए। दिल्ली तो सचिन पायलट भी पहुंचे थे, दिल्ली तो टीएस सिंह देव भी पहुंचे थे और दिल्ली में अपनी ताकत दिखाने के लिए भूपेश बघेल भी तमाम मंत्रियों के साथ 30 विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच गए थे और यह जताने के लिए कि हमारे साथ पूरी ताकत खड़ी है। तो क्या विधायकों की संख्या मायने रखती है? और विधायकों की संख्या अगर साथ ना हो तो मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ती है। इसीलिए सचिन पायलट हार गए, इसीलिए भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने रहेंगे और इसीलिए कैप्टन को अपना पद, अपना सीएम पद छोड़ना पड़ा। ये सारे सवाल हैं, लेकिन हमें लगता है कुछ पन्नों को आज पलटने की जरूरत है कांग्रेस के भीतर की परिस्थितियों को लेकर भी और पंजाब की परिस्थितियों को लेकर भी। जो कैबिनेट डिसीजन हुआ था, उस कैबिनेट डिसीजन ने जो सबको हिलाकर रख दिया था, वो दरअसल कैबिनेट डिसीजन 2 लोगों को नौकरी देने को लेकर था। 2 एमएलए के बेटों को नौकरी दी गई थी, सरकारी नौकरी, और यह कहा गया था कि कैबिनेट ने डिसीजन लिया और कैबिनेट का डिसीजन इस आधार पर था कि जिन परिवारों में जिनकी मौत जब वहां पर चरमपंथ था, जो कट्टरवाद और हिंसक परिस्थितियां हो रही थी, वो दौर 80s का था। 84 के बाद की जो परिस्थिति बनती चली गई थी, उनमें जिन परिवारों के बच्चों की मौत हुई है, उन परिवारों में नौकरी दी जाएगी उनके बच्चों को। यह एक आस और उम्मीद था। इसी के दायरे में 2 एमएलए आए और एमएलए ने अपने बच्चों को नौकरी दिला दी, यह कहकर कि उनके पिता की भी मौत उसी चरमपंथियों ने की थी जिस समय पंजाब झुलस रहा था। लेकिन जब हमने गिनती लगानी शुरू की तो उस दौर की जानकारी यह निकल कर आई, 1987 के वक्त चरमपंथ काल के दौरान 35,000 परिवारों को अपने बच्चों को खोना पड़ा था। तो क्या उन सारे परिवारों के बच्चों को नौकरी देने से पहले अपने एमएलए के बच्चों को नौकरी दी जा सकती है? यह सवाल अकालियों ने नहीं उठाया, यह सवाल आम आदमी पार्टी ने नहीं उठाया, यह सवाल कांग्रेस के भीतर उठा। कांग्रेस ने अपने ही भीतर से यह सवाल उठाया कि आने वाले वक्त में जब चुनाव मैदान में जाना है तो एक ईमानदार परिस्थिति कांग्रेस के साथ होनी चाहिए। और यहीं से सवाल उठता है कि आखिर सिद्धू सफल क्यों हो गए?
सिद्धू सफल इसलिए हुए क्योंकि सिद्धू को यह बोला गया दिल्ली में भी, और शायद यह उनकी फितरत भी रही कि खुद को आप विद्रोही तौर पर दिखलाइए, यह जताने की कोशिश कीजिए कि जनता के नीतियों को लेकर, जनता के लिए बनाई गई नीतियों को लेकर हम कोई समझौता नहीं करेंगे, वो जनता के हक में होना चाहिए। इसीलिए सिद्धू को दिल्ली से हरी झंडी थी इस रूप में भी कि आप चाहें तो गांधी परिवार के खिलाफ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको जनता के हक में खड़ा होना होगा, क्योंकि कांग्रेस इसे समझ रही है और शायद यह देश भी समझ रहा है। इस देश में सियासत ने इस देश के नागरिकों का बंटाधार किया है, नागरिकों को कमजोर किया है, नागरिकों को गरीब बनाया है, उनको बेरोजगारी की परिस्थितियों में ढकेला है, उसको विकसित और विकासशील बनाने की स्थिति में कोई पॉलिसी किसी राज्य सरकार के पास नहीं है, केंद्र सरकार के पास भी नहीं है। तो ऐसे में वह लोग क्या वाकई कांग्रेस के भीतर से निकल सकते हैं? राहुल गांधी की यह कांग्रेस इसे टटोलना चाहती है, समझना चाहती है। इसीलिए सिद्धू ने जब कहा था अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, तब भी कुछ कांग्रेसी इस सकते में थे क्या वाकई ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सिद्धू कह रहे हैं? यकीनन कह रहे थे, लेकिन जो छवि सिद्धू की बनानी थी वह धीरे धीरे पंजाब में बन रही थी। तो क्या कांग्रेस में जो अनुभवी और पुरानी परिस्थितियां थी अब वो बदलाव के रास्ते में है? क्या वाकई कांग्रेस उस जमीन को देख रही है जिस जमीन पर खड़े होकर जनता कहे कि आप हमारे सेवक हैं, आप हमारे लिए पॉलिसी बनाइए? और इसी के मातहत सिद्धू ने एक बिगुल बजाया, जो बिगुल अपने तौर पर सचिन पायलट नहीं बजा सके, जिस बिगुल का जिक्र स्नेह सिंह देव ना कर सके। यह गद्दी चाहते थे क्या? यह सवाल है। हो सकता है कांग्रेस के भीतर के सवाल हैं, क्योंकि हमने शुरू में ही कहा इस देश की लोगों को कोई मतलब नहीं है, चाहे वो गुजरात में पूरी सत्ता बदल दी गई हो, बीजेपी की सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स बदल दिए गए हो, गुजरात की जनता को इससे कुछ लेना देना नहीं है। यह अपने आप में दरअसल एक नई सोच पैदा हो रही है, जिसमें जो सत्ता में है वो चाहता है कि वही विपक्ष में भी दिखाई दे। कांग्रेस भी अपने तौर पर अब चाहती है कि अगर उसकी सत्ता कहीं कमजोर हो रही है, वो चुनाव नहीं जीत पाएगी, तो खुद को ही विपक्ष की भूमिका में ले आइए और अपने ही विधायकों के जरिए अपने ही मुख्यमंत्री को लेकर सवालों की बौछार कर दीजिए। यह डेमोक्रेसी तो होनी चाहिए। और इस डेमोक्रेसी का एक चेहरा गुजरात में नए तरीके से नजर आया जब दिल्ली ने फैसला लिया पूरे गुजरात की कैबिनेट को बदल देंगे, सीएम को बदल देंगे। जैसे जनता को समझ ही नहीं आ रहा है कि जब एक बरस के भीतर में चुनाव होने हैं तो इस सरकार ने अगर कुछ नहीं किया है तो इस सरकार को उखाड़ फेंकना ही होगा। यह किसी भी राज्य सरकार के हो सकता है, खिलाफ में जा सकती है चीजें, लेकिन क्या वाकई सत्ता में चेहरे बदलने से जनता मान जाएगी कि देखिए इन्होंने उस नेता को हटा दिया है जिस नेता ने जनता के हक में कुछ नहीं किया? क्योंकि पंजाब के भीतर समस्याओं का बवंडर है, लेकिन जब जिक्र जैसे ही होगा तो यह भी समझना होगा कि कैप्टन उस परिवार से आते हैं जो महाराजा का परिवार है, पटियाला के महाराजा का परिवार है। कैप्टन उस जगह से आते हैं जिनकी पढ़ाई दून स्कूल में हुई है, जहां से राजीव गांधी निकले थे। राजीव गांधी के साथ ही वो कांग्रेस में आए थे, 1980 में चुनाव जीते, लेकिन 1984 में जब ब्लू स्टार वहां ऑपरेशन चला, इंदिरा गांधी ने चलाया, तो कैप्टन ने कांग्रेस छोड़ दी, वो अकालियों के साथ चले गए। यह अलग मसला है कि फिर अकालियों में टूट हुई, उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई, फिर उसका विलय कांग्रेस में हो गया और 3 बार वह प्रदेश अध्यक्ष रहे, दूसरी बार मुख्यमंत्री थे। इस बार 5 बरस पूरे नहीं कर पाए और 4.5 बरस के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन जब हम पन्नों के पलटने का जिक्र करते हैं तो इन पन्नों का मतलब सिर्फ इतना भर नहीं है कि दरअसल कांग्रेस अगर बदल रही है तो इस कांग्रेस की नई लकीर में G23 जो कांग्रेस खड़ी हुई, ध्यान दीजिए ये बुजुर्ग लोग थे, ये अनुभवी लोग थे, लेकिन कांग्रेस जो राहुल गांधी को चाहिए वह